और उनकी पार्टी उसे पूरा करेगी। केजरीवाल इस वक्त दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में मीटिंगें कर रहे हैं और हुकूमत साजी के मामले पर आवाम से राय हासिल कर रहे हैं। भारी बहुमत से यहाँ पे प्रस्ताव पारित हुआ कि आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए। सरकार बनाएंगे, सरकार बनानी चाहिए आप लोगों को लगता है, लेकिन सरकार बनेगी तो लोकपाल बिल पास करेंगे और ये बीजेपी और कांग्रेसियों को दोनों को जेल भेजेंगे। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी पहली बार हुकूमत साजी के मसले पर अवाम से राय हासिल कर रही है और जिसकी माजी में नजीर नहीं मिलती। होता था कि चुनाव होते थे और चुनाव के बाद जनता को कह देते थे भाई तुमने वोट डाल दिया, अब घर जाओ, बस हो गया जनतंत्र। उसके बाद ये नेता बंद कमरे में बैठा करते थे, बड़े बड़े बक्से नोट के भर के आदान प्रदान करते थे और उसके बाद सरकार बना लिया करते थे। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव के बाद जनता से पूछा जा रहा है, बंद कमरे के अंदर निर्णय नहीं हो रहे, जनता से पूछा जा रहा है कि सरकार बनाए कि ना बनाए। वह मुस्लिम दानिशवरों का ख्याल है कि आने वाले इंतखाबात में मुल्क का मुसलमान आम आदमी पार्टी को मुतबादिल के तौर पर देख सकता है, बशर्ते कि आम आदमी पार्टी मुस्लिम मसाइल के हल के लिए अपना मौक़िफ़ वाज़े करे। दानिशवरों ने इंतखाबात में दिन ब दिन कम होती मुस्लिम नुमाइंदगी पर भी तशवीश का इजहार किया। कोई भी पार्टी, केजरीवाल की या कोई भी पार्टी मुल्क से भ्रष्टाचार या बदनवानी, करप्शन खत्म करने का दावा करती है तो मुसलमान उसकी हिमायत यकीनन करेगा, लेकिन उसके साथ साथ मुसलमानों के कुछ अपने भी मसाइल हैं। उनके तहफ़्फ़ुज़ का मसला, फसादात का मसला, बेजा गिरफ्तारी का मसला, सिक्योरिटी का मसला है। इसके अलावा उनकी अपनी शनाख्त का मसला है, पर्सनल लव का मसला है। इन सब पर भी केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। कम से कम अगर आप 25 नशिस्तें देते हैं, अगर मुसलमानों को 25 सीट देने का वादा करते हैं तो महाराष्ट्र का मुसलमान बड़े पैमाने पर आपके साथ जुड़ने के बारे में सोच सकता है। आगे बढ़ेंगे। जयंती नटराजन का वजारत माहौलियात और जंगलात से इस्तीफे पर तनाजा पैदा हो गया है। बताया जाता है कि नटराजन ने कई माहौलियाती प्रोजेक्टों की मंजूरी में तसाहुली से काम लिया, जो सनतकारों के लिए तशवीश का बायस बन गया। ताहम जयंती नटराजन ने इस बात से इनकार किया है। जयंती नटराजन ने वजाहत पेश करते हुए कहा कि उनके इस्तीफे पर उठा यह तनाजा बेबुनियाद है। उनकी सरबराही में वजारत ने एक भी ऐसे प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं दी जिस पर शक किया जा सके। नटराजन ने मजीद कहा कि राहुल गांधी ने शफाफियत की बात कही थी जिस पर अमल किया जा रहा है। जयंती नटराजन से जब यह पूछा गया कि उनके इस्तीफे के बाद वजारत माहौलियात और जंगलात का इजाफी कलमदान वजीर पेट्रोलियम वीरप्पा मोइली को क्यों दिया गया, तो नटराजन ने कहा कि वजारत का कलमदान किसको देना है, इसकी जिम्मेदारी वजीर आजम की होती है। और अब आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं अपने दिल्ली नुमाइंदे अर्शीद कुनाल से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अर्शीद, जयंती नटराजन ने कल इस्तीफा दिया था, उनका इस्तीफा भी कबूल हो गया। अब नया मामला सामने आ रहा है कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस, कई क्लियरेंस अटके हुए थे, जिसके चलते जो इंडस्ट्रियल लॉबी थी उसके दबाव के चलते जयंती नटराजन को अपने कलमदान से इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, एकदम अब जो नई चीजें सामने आ रही हैं, कल ये बताया जा रहा था जो जयंती नटराजन की तरफ से और प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बताया जा रहा था कि वो संगठन में काम करना चाहती हैं, इसीलिए उनका इस्तीफा लिया गया है सरकार की तरफ से मंत्री पद से। मगर अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसके बाद चीजें बहुत ज्यादा ही दिलचस्प हो रही हैं। बताया ये जा रहा है कि जयंती नटराजन के पास जो मंत्रालय था फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट का, और कई आर्बिट्री तरीके से उन्होंने क्लियरेंसेज रोक रखे थे। और यहाँ तक बताया जा रहा है कि कई जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उन्होंने आरोप लगाया था कि उनसे इस ताल्लुक आरोप लगाया था कि किस तरीके से जयंती नटराजन ने जानबूझकर और अपने अधिकारों का के क्षेत्र से बाहर जाकर उनके क्लियरेंसेज रोक दिए थे। और न केवल प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउसेज बल्कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने भी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के ऊपर कोर्ट में केस किया था। तो कहीं न कहीं प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउसेज को दिक्कत हो ही रही थी। सरकारी जो
एजेंसियां हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो या फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, तमाम ऐसे सरकारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे, उनके भी प्रॉब्लम चल रहे थे जयंती नटराजन की मिनिस्ट्री से। बताया ये जा रहा है कि इनमें से कई कॉर्पोरेट हाउसेज ने राहुल गांधी से भी मिलकर शिकायत की थी कि किस तरीके से जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है वो उनके प्रोजेक्ट्स में अड़ंगा डाल रही है। और कल राहुल गांधी को शाम को फिक्की में जो इंडस्ट्री हाउसेज का एक ऑर्गेनाइजेशन है फिक्की, वहां राहुल गांधी को एड्रेस करना था, तमाम उद्योगपतियों से मिलना था और उन्हें उनसे बात करनी थी। उससे पहले ये फैसला हुआ है। तो टाइमिंग भी बहुत ही दिलचस्प है। कल सुबह उनका इस्तीफा मंजूर हुआ, चंद घंटे पहले जब राहुल गांधी इंडस्ट्रियल हाउसेज से मिलने वाले थे, तो कहीं न कहीं सब तार जो है आपस में जुड़ते हुए दिख रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव में हार हुई पार्टी की, उसका एक बहुत बड़ा कारण यूपीए सरकार का नॉन परफॉर्मेंस था। केंद्र सरकार के ऊपर टीकरा फोड़ा था। सभी राज्यों ने कहा था कि जो यूपीए सरकार का नॉन परफॉर्मेंस है उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है। ऐसे में कहीं न कहीं अब यूपीए सरकार के भीतर सरकार के जो नॉन परफॉर्मेंस के कारण है वो गिनाए जा रहे हैं। उनमें से एक बड़ा कारण ये था कि ज्यादातर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, खुद जो कांग्रेस शासित राज्य है वहां के भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने रोक रखे थे। चाहे पृथ्वीराज चौहान की आपत्ति की बात हो, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कई बार शिकायत की थी जयंती नटराजन की कि मुंबई में जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है उनकी परमिशन वो नहीं दे रही है और वहाँ वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। मुंबई में जाहिर तौर पर ये जाना जाता है कि जमीन उतनी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अगर बहुमंजिली इमारत से नहीं बनी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स नहीं बनी, तो फिर वहां पर सरकार को बहुत दिक्कतें आ रही थी। इसकी शिकायत भी पृथ्वीराज चौहान ने प्रधानमंत्री से और कांग्रेस अध्यक्ष से कई बार की थी। इसी तरीके से कई और भी कांग्रेस की राज्य सरकारें हैं वो उनकी शिकायतें करती रही थी। तो कहीं न कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जो नॉन परफॉर्मेंस का आरोप खेल रही थी यूपीए सरकार, उसमें एक बहुत बड़ा कारण डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को रोका जाना था और फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्टर के तौर पर जयंती नटराजन की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो देर से ही सही एक दुरुस्त फैसला सरकार को और कांग्रेस पार्टी को लगता है कि लिया गया है। जो तमाम तरह की शिकायतें राज्य सरकारों को थी, कॉर्पोरेट हाउसेज को थी, उसके मद्देनजर और कई तरह के करप्शन के भी आरोप लगे थे अगर हम बताएं तो, जो हालांकि खुलकर कोई बोल नहीं रहा है, मगर अंदर खाने दिल्ली में जो चर्चा है वो ये है कि कई तरह के करप्शन के आरोप भी लग रहे थे इन तमाम इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस देने को लेकर। इन सब को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से और सोनिया गांधी से बात की थी और उसके बाद प्रधानमंत्री ने उनका इस्तीफा शुक्रवार को उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा था। और शनिवार जी अशित, क्या लगता है इस बीच अपोजिशन को बड़ा मौका मिल गया कांग्रेस पर हमला करने के लिए? एकदम विपक्ष लगातार बोल ही रहा है, इस बात को कह रहा है कि अब जब लोकसभा चुनावों में केवल 100 दिन बच गए हैं तो सरकार जाग रही है और तमाम फैसले कर रही है, चाहे लोकपाल पास कराने की बात हो या फिर तमाम जो प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं सालों से उनको अब क्लियर कराने के लिए 100 दिन में सरकार क्या कुछ कर पाएगी। तो अगर ये फैसला लेना ही था, अगर आपको पता था कि जो इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्ट्री की तरफ से क्लियरेंस नहीं दिए जा रहे हैं, रोड ब्लॉक्स क्रिएट किए जा रहे हैं या फिर करप्शन के आरोप थे, तो आप फैसला पहले भी ले सकते थे। कोई नई बात नहीं है। तमाम लोग इस बात को लेकर लगातार, जैसा मैंने कहा, कोर्ट कचहरी में भी मामले चल रहे थे। न केवल कॉर्पोरेट और हाउसेज की तरफ से बल्कि खुद कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शिकायत कर रहे थे। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो बार बार कह रहे थे कि जानबूझ के काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर ये आरोप पहले से भी लगे जा रहे थे, मगर क्या चुनाव में हार जरूरी थी कांग्रेस को और प्रधानमंत्री को इस नींद से जगाने के लिए? ये बड़ा सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर क्या ये चीजें चुनाव से 100 दिन पहले ये सारे इंतजाम अब क्यों किए जा रहे हैं, ये काम पहले क्यों नहीं किए गए? जी अशित, क्या लगता है कि इस तरह का मामला, जैसे कि सवालात उठाए जा रहे हैं जयंती नटराजन के इस्तीफे को लेकर, कांग्रेस के लिए कितना बड़ा दर्द-ए-सर है? देखिए, एकदम जाहिर तौर पर जैसा मैंने कहा कि जो हाल के विधानसभा चुनाव हुए थे, खुद राहुल गांधी ने कल माना था, कल जब वो फिक्की में संबोधित कर रहे थे इंडस्ट्रियलिस्ट को, इंडस्ट्री हाउसेज को, उन्होंने कहा था कि ये जो चुनाव है विधानसभा चुनाव, इन्होंने उनको झकझोर कर रख दिया है और जो हकीकत है वो दिखा दी है। कहीं न कहीं आईना अगर हम कहें तो दिखाया है यूपीए सरकार को और कांग्रेस को। ऐसे में उन्हें लग रहा है कि जो उनकी सरकार का परफॉर्मेंस है, लोग उससे जाहिर तौर पर नाखुश हैं, नाराज हैं। तो कोशिश की जा रही है कारण ढूंढने की और उनमें से एक कारण जाहिर तौर पर ये हो सकता है कि जो ज्यादातर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो अलग अलग राज्यों में और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो समय से पीछे चल रही हैं, काफी पीछे चल रही हैं। और ऐसे में उनको लगता है कि इसका कारण ये हो सकता है कि जो चाहे भ्रष्टाचार हो या फिर इनडिसिसिवनेस हो, जरूरी नहीं है हर चीज
भ्रष्टाचार से जोड़ कर देखी जाए। बहुत बार अमूमन ये हो रहा है कि कोई फैसला ही नहीं ले पा रही है सरकार में। कई मंत्रालय हैं जहाँ फाइल्स पेंडिंग है और जिसे भाजपा की तरफ से और ऑपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा था कि ये सरकार पॉलिसी पैरालाइसिस से गुजर रही है, यानी किसी भी तरह का कोई फैसला लेने से ही हिचक रही है ये सरकार। तो कहीं न कहीं ये दोनों कारण आपस में रहे हैं जयंती नटराजन के खिलाफ। एक तो उनकी मिनिस्ट्री की तरफ से फैसले नहीं लिए जा रहे थे और जो फैसले लिए जा रहे थे उसमें भी भ्रष्टाचार के आरोप थे। और अब सबसे बड़ा सवाल है कि जो टाइमिंग है वो बहुत दिलचस्प है। अब जबकि लोकसभा चुनाव में केवल 100 दिन का वक्त रह गया है, 100 दिनों के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, लोकसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में अब इस तरह के फैसले लेकर क्या जो गलतियां हो चुकी है उसको खत्म किया जा सकता है। जी अशीत, तमाम जानकारी के लिए, तफसीली बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जयंती नटराजन ने कल इस्तीफा दिया था, लेकिन इस बीच उनके इस्तीफे पर सवाल उठने लगे हैं। नया मामला ये आया है कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के कई मामले जयंती नटराजन की वजारत ने लटकाए हुए थे, जिसके चलते इंडस्ट्रियल जो लॉबी है उसके दबाव में जयंती नटराजन को इस्तीफा देना पड़ा है अपनी वजारत से। उधर कांग्रेस लीडर हरीश रावत ने कहा है कि लीडरों के खिलाफ कई तरह की गलतफहमियां पैदा की जाती हैं जो कि हकीकत से दूर होती हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि इस वक्त पार्टी में काम करने के लिए लोगों की जरूरत है, इसलिए जयंती ने यह फैसला लिया है। तरीके के भ्रम हमारे नेताओं के निर्णयों के विषय में फैलाए जाते, इनका कोई बेसिस नहीं है। वो बहुत वैल्यूएबल कैलिंग है, वैल्यूएबल पार्टी लीडर हैं और इस समय बहुत सारे लोगों को पार्टी में काम करने की जरूरत है और उस जरूरत का हिस्सा है और पार्टी ये निर्णय लेती है किस सिपाही को कहाँ लगाना है। यदि कमांडर इन चीफ जो है मोर्चे पे ये फैसला नहीं करेगा किसको किस चौकी पर रखना है तो फिर लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। उधर बीजेपी ने जयंती नटराजन के मरकजी काबीना से इस्तीफे को एक ड्रामा करार दिया है। बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस तरह के टोने टुटके करने से कांग्रेस लोगों का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। इस तरह के टोने टोटके टशन कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपके सत्ता का सिंहासन, आपके भ्रष्टाचार का सिंहासन हिल रहा है, डोल रहा है, खिसक रहा है, तो आप इसके टेंशन से दूर अपने को करने के लिए इस तरह के टोने टोटके और टशन कर रहे हैं। तो ये टोने टोटके टशन ना तो आपकी सरकार को की जो छवि ध्वस्त हो चुकी है उसको बचा पाएगी और न ही जो है वो इस सरकार के प्रति जो लोगों का आज पिछले 10 सालों का अनुभव है उसको बदल पाएगी। तो वहीं जेडीयू ने जयंती के इस्तीफे पर कुछ इस तरह का रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। गांधी कह रहे थे आर्थिक सुधार तेजी से लागू न होने की वजह लंबित परियोजनाएं वगैरह वगैरह, उसी के आंतरिक अंतर्विरोध का नतीजा है श्रीमती जयंती नटराजन का इस्तीफा और अब उनकी ये तथाकथित कुर्बानी दिखाई जाएगी कि अब संगठन का काम संभालेंगी। जो सरकार में असफल रह गए हैं उन्हें संगठन का काम दो, जो संगठन में असफल हो गए हैं उन्हें सरकार में का काम दो। तो ताश के पत्तों को फेंटने की तरह से है, इससे कोई गुड गवर्नेंस आने वाली है हमें कोई उम्मीद नहीं। तो खबरनामे में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। अपनाइए मिलास स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। देवभूमि के समग्र विकास के लिए उत्तराखंड सरकार की पहल। 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके दैनिक संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण का राज्य सरकार ने लिया फैसला। 14 दिसंबर 2013 कट ऑफ डेट तय होने से कर्मियों को मिलेगा सीधा लाभ। वर्ग 4 की जमीन पर अब लोगों को मिलेगा मालिकाना हक। वर्ग 4 की जमीन का अब हमको मिलेगा मालिकाना हक। इस फैसले का हम सम्मान करते हैं और सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए सरकार ने राज्य में भवन कर को पूरी तरह किया माफ, तो सैनिक विधवाओं के आवास के लिए अनुन्वय 1 लाख की राशि बढ़ाकर की 2 लाख। ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। कम से कम इस सरकार ने इस बार तो सैनिकों के बारे में कुछ सोचा और हम उनका धन्यवाद करते हैं।
आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय में फिर किया 1000 का इजाफा। पुलिस कर्मियों के लिए पौष्टिक आहार भत्ते में 20% की बढ़ोतरी का भी राज्य सरकार ने लिया फैसला। राज्य के विकास के लिए वचनबद्ध है उत्तराखंड सरकार। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी मुजफ्फरनगर के दौरे पर हैं। इस दौरे से मुतालिक और जानकारी लेने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुजफ्फरनगर का, जहां से हमारे नुमाइंदे बिनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिनीश, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी आज मुजफ्फरनगर के दौरे पर हैं। राहुल गांधी अब तक किन किन इलाकों का और किन किन रिलीफ कैंपों का दौरा कर चुके हैं? देखिए, राहुल गांधी सबसे पहले फिल्मी अंदाज में शामली में पहुंचे, जहां पर सबसे पहले शामली में पहुंचने के बाद उन्होंने मलिकपुरा राहत शिविर का दौरा किया। उसके बाद बरनवी राहत शिविर में पहुंचे, वहां दंगा पीड़ित जो रह रहे थे शिविर में उनका हालचाल जाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को भी जानकारी नहीं थी इस बारे में। जी, लगता है हमारे नुमाइंदे का हमसे राब्ता टूट गया है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के सदर राजनाथ सिंह ने मुंबई में महागर्जना रैली के मौके पर गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी का मोम से बने मुजस्मे की नकाबकुशाई की। इस मौके पर नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने मोदी को हिंदुस्तानी सियासत का सुपर हीरो करार दिया। और अब आइए सीधे आपको मुंबई लिए चलते हैं, जहां पर नरेंद्र मोदी महागर्जना रैली से इस वक्त खिताब कर रहे हैं। श्री राजीव प्रताप रूडी जी, श्रीमान देवेंद्र जी, श्रीमान एकनाथ खड़से जी, भाई विनोद तावड़े जी, भाई आशीष सेलार जी, मंचावर बसलेले सगळे वरिष्ठ नेतेगण, छत्रपति शिवराय, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, छत्रपती शाहू महात्मा फुलेंच्या महाराष्ट्राला माझा नमस्कार। मला विश्वास आहे काँग्रेस मुक्त भारत हा स्वप्न सिद्ध करण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर राहील। भाइयों बहनों, शायद मुंबई के इतिहास में ऐसा विराट दृश्य देखने का सौभाग्य इसके पहले किसी को नहीं मिला होगा। जहां तक नजर पहुंच रही है, माथे ही माथे नजर आ रहे हैं। मैं महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, मुंबई प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, उन सभी कार्यकर्ताओं को अनेक अनेक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस ऐतिहासिक घटना को साकार करने के लिए जी जान से कोशिश की, सफलता पाई और एक अभूतपूर्व विश्वास के साथ परिवर्तन का संकल्प लेकर के यहां से लाखों लोग महाराष्ट्र की गली गली में पहुंचेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है।
भाइयों बहनों, हम गुजरात वालों के लिए मुंबई ये दूसरा घर है। और मैं तो हमेशा अनुभव करता हूं कि गुजराती भाषा का जितना लालन पालन मुंबई में होता है, ऐसा लगता है मुंबई ये गुजराती भाषा का मायका है। इतना लालन पालन होता है। और वैसे भी 1960 के पहले हम एक तो राज्य के हिस्से थे, हम बृहद महाराष्ट्र के हिस्से थे। 50 साल पूर्व हम अलग हुए। महाराष्ट्र हमारा बड़ा भाई है, गुजरात छोटा भाई है। लेकिन भाइयों बहनों, जब गुजरात अलग हुआ तब ये चर्चा होती थी कि ये राज्य प्रगति कैसे करेगा। पानी नहीं है, प्राकृतिक संपदा नहीं है, उद्योग नहीं है और इतना बड़ा रेगिस्तान है, उधर पाकिस्तान है, तो गुजरात प्रगति कैसे करेगा। लेकिन भाइयों बहनों, जब हम अलग हुए तब कुछ नहीं था। लेकिन आज गुजरात ने विकास की नई ऊंचाइयों को पार करके सामान्य मानवी का भला हो सकता है, सामान्य मानवी का कल्याण हो सकता है, परिस्थितियां पलटी जा सकती हैं, ये सिद्ध कर दिया है। भाइयों बहनों, मैं जरा गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ नजर कर रहा था और शायद मीडिया के मित्रों का भी कभी इस बात पर ध्यान नहीं गया होगा। मेरा भी नहीं गया था, कल ही मेरे ध्यान में ये बात आई। गुजरात ने भी 1 मई को 1960 को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में यात्रा शुरू की थी। महाराष्ट्र ने भी 1 मई 1960 को स्वतंत्र राज्य के रूप में यात्रा शुरू की थी। इतने वर्षों में गुजरात में 14 मुख्यमंत्री बने, लेकिन महाराष्ट्र में इतने वर्षों में 26 मुख्यमंत्री बने। अब बताइए, यहां की राजनीति कैसी होगी, यहां के राजनीति के तौर तरीके कैसे होंगे। इतने ही समय काल में गुजरात में सिर्फ 14 मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र में 26 मुख्यमंत्री। एक आता है तो दूसरा भगाने में लगा रहता है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी का चरित्र जब तक हम नहीं समझेंगे, देश की समस्याओं का समाधान नहीं सूझेगा। मित्रों, देश की समस्याओं का कारण देश की जनता नहीं है। हमारी समस्याओं का कारण
हमारी भूगोल नहीं है। हमारी समस्याओं का कारण हमारा इतिहास नहीं है। हमारी समस्याओं का कारण प्राकृतिक संपदा नहीं है। हमारी समस्याओं का कारण कांग्रेस शासित सरकारें हैं। और इसलिए अगर समस्याओं से मुक्ति चाहिए तो उसका एक ही उपाय है, भारत को कांग्रेस से मुक्त करना होगा। कांग्रेस मुक्त भारत, ये सपना हमने साकार करना होगा। यही मुंबई की धरती है। आजादी के आंदोलन में अगस्त क्रांति मैदान से एक गुंज उठी थी, एक आवाज उठी थी, एक ललकार हुआ था, क्विट इंडिया। और पूरे देश में वो ललकार मंत्र बन गया था और आखिरकार अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। ये मुंबई की धरती से उठी हुई आवाज, क्विट इंडिया का मंत्र भारत को आजादी दिला गया। भाइयों बहनों, उसी मुंबई की धरती से फिर एक बार आवाज उठनी चाहिए, कांग्रेस फ्री इंडिया। तो नरेंद्र मोदी मुंबई में महागर्जना रैली से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत नारे से अपनी स्पीच की शुरुआत की और उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जोहान्सबर्ग टेस्ट की, जहां टीम इंडिया के जीत के इम्कानात रोशन हो गए हैं। 5वें दिन का खेल शुरू हो चुका है। जनूबी अफ्रीका ने एएन पीटरसन का विकेट गंवा दिया है। पीटरसन को मोहम्मद शामी ने आउट किया। पीटरसन 76 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इस तरह जनूबी अफ्रीका के 3 विकेट गिर चुके हैं और टीम इंडिया जीत से सिर्फ 7 विकेट दूर है। जनूबी अफ्रीका ने ताजा खबरें मिलने तक 147 रन बना लिए हैं और अभी भी जनूबी अफ्रीका को शिकस्त से बचने के लिए 311 रन दरकार हैं। इससे कबल कल टीम इंडिया दूसरी इनिंग्स में 421 रन पर ऑल आउट हो गई। पहली इनिंग में सेंचुरी बनाने वाले विराट कोहली दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 4 रनों की कमी से सेंचुरी से चूक गए। तो खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का हमारे मसाइल में। आज हम बात करेंगे स्टेट असेंबलीज और पार्लियामेंट में कम होती मुस्लिम नुमाइंदगी की। आखिर मुस्लिम नुमाइंदगी जो है वो लगातार कम क्यों हो रही है? जो हमारे नुमाइंदे हैं या फिर कहा जाए कम्युनिटी के जो नुमाइंदे हैं वो वहां चुन करके कम जो है वो क्यों जाते हैं या फिर उनकी तादाद लगातार कम क्यों हो रही है, इस पर बात करेंगे। और इस अहम इशू पर बात करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मंजूर आलम साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के, इस्तकबाल है आपका। और इनके अलावा हमारे साथ हैं इरफान अहमद साहब, आप बीजेपी लीडर हैं और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी मोर्चा के, आपका भी इस्तकबाल है। और इनके अलावा हमारे साथ हैं हाफिज मंजूर साहब, आप नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के। और इन मेहमानों के अलावा 2 खास मेहमान जो है ऑडियंस के दरमियान भी बैठे हुए हैं हर बार की तरह। हमारे साथ हैं मोहम्मद अंसार साहब,
और मोहम्मद रियाज साहब, दोनों ही सोशल वर्कर हैं और बड़ी तादाद में ऑडियंस भी यहाँ पर मौजूद है। ये भी अपने सवालात रखेंगी और जानने की ये भी कोशिश की जाएगी इनकी तरफ से भी कि आखिर ये नुमाइंदगी कम क्यों हो रही है। डॉक्टर मंजूर आलम साहब, आपके पास आएंगे। 2004 में जो 36 पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे थे मुस्लिम, वो इस बार घट करके जो है 28 रह गए हैं। ये तादाद कम हो रही है और जब आपकी नुमाइंदगी